जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मेहनत कैसी मजदूरी करता है, कपड़ा उठाता है, टट्टी उठाता है, झाड़ू लगाता है, दूसरों की गुलामी करता है, वो समाज साथ जाग जाए। इतने सारे महापुरुष आए जगाने के लिए, हम भी उस राह पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। एक बात पहले ही साफ स्पष्ट कर दूं, हाँ ये है कि भीम आर्मी ने राजनीतिक दल बनाया, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि वो राजनीतिक दल भीख मांगने के लिए नहीं बनाया। क्या समझ में आया? एक भाई ने ताली बजाई, क्या समझ में आया अभी बताओ? मैंने कहा भीख मांगने के लिए नहीं बनाया, आपने ताली बजा दी। नहीं, राज भी कई तरीके के हैं। एक तो सदगुरु रैदास जी का राज है, बेगमपुरा राज, जहाँ कोई गम ना हो, और एक इन संघियों का भी राज है, जहां आज रक्षाबंधन के दिन एक बेटी राखी बांध के वापस आ रही थी अपने पति के साथ। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के लड़के ने उसको उठाया और उसके पति के सामने उसके 10 साथियों ने उसका रेप किया, उस बेटी का। ये भी राज है। राज की परिभाषा समझिए, बात बात पर ताली मत बजाइए। मैं जानता हूँ सीधा समाज है, जो कुछ कोई कह देगा मान लेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये राजनीतिक दल बनाया है, भीख मांगने के लिए नहीं बनाया। और मैं जो आपको कहूँगा, हो सकता है आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो सच होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये महापुरुष कहता है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। जैसे दवाई कड़वी होती है ना, जैसे सच कड़वा होता है। समस्त बहुजनों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको क्रांतिकारी इंकलाब पेश करता हूँ। भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, जिस विचारधारा पर चल करके आज उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं, जहां हमारी हत्याएं भी हो रही हैं, जहां हम जेल भी जा रहे हैं, लेकिन मन विचलित भी होता है। मन विचलित भी होता है ये कहते हुए कि जो देश का सर्वहारा समाज है, जो इस देश में क्रांति कर सकता है, जिसने देश में क्रांति की है, वो आज भी गुलामों का गुलाम बना हुआ है। बात करूं तो आज की व्यवस्था की, बात करूं मनु की व्यवस्था की, जहां गैर बराबरी ऊंच नीच का बड़ा बोलबाला रहा, जहां कई हजार साल भारत की बहुसंख्यक आबादी को, बहुसंख्यक वो आबादी जो इस देश के लिए लड़ी, इस देश के लिए मरी, यहाँ सफाई की, यहाँ की व्यवस्था सुधारी, यहाँ खेती की, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बनाई, यहाँ की जमीन खोद करके नदियां बनाई, पहाड़ काट करके सड़कें बनाई, वो आवाम आज भी सोई हुई है। मैं चाहता हूं मेरी बात वो भी सुने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में एक विशेष समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। मैं चाहता हूं वो भी मेरी बात को सुने। मैं ये भी चाहता हूं जो आज जय श्री राम के नाम पर हत्या करते हैं, जिन्होंने राम राम के नाम का मतलब ही बदल दिया है, वो भी मेरी बात को जरूर सुने। मैं ये भी चाहता हूं जो भारत को माता कहते हैं, जो भारत को माता मानने में विश्वास रखते हैं, वो भी मेरी बात सुने। इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह साहब। मैंने उनकी 2 लाइनें पढ़ी। उन लाइनों पर लिखा हुआ था कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। एक बार पढ़ी समझ नहीं आई, कई बार पढ़ी। जब लगातार वो पढ़ी फिर समझ आया कि भारत की उन्नति का यह रास्ता यहाँ के शोषित वंचित वर्ग से होकर गुजरता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग जातीय शोषण करते हैं,
जो अपने आप को इस देश का देशभक्त बताते हैं कि अगर इस देश की उन्नति चाहते हो, यहाँ की जीडीपी बढ़ाना चाहते हो और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में सुधार चाहते हो, तो इस देश के अंदर वो वर्ग जो सदियों से पिछड़ा रहा है उसको मुख्य धारा में किसी भी तरीके से लाना होगा। जब मैं उज्जैन से आ रहा था तो मैंने देखा, मैं कह रहा था अपने साथियों को, देखिए आज भी कितने बैकवर्ड गांव हैं और उन बैकवर्ड गांव में सभी जातियों के लोग रहते होंगे, मेरा मानना है। मैं यह भी मानता हूं कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं से डरकर उन्हें तोड़ने का काम करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित है नहीं। अगर उनमें तर्क करने की क्षमता होती तो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने से पहले उसको पढ़ा करते कि बाबा साहब अंबेडकर कौन है, जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। वो तर्कशील हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम मेहनत कश लोग रहे हैं, हमेशा से मेहनत कश लोग रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज भी हमारी बेटियों के रेप होते हैं, सरेआम रेप होते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, अब ये मैंने पढ़े नहीं है लेकिन 100% लिख कर देता हूँ, इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जहां हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, जहां 70 साल से 80 साल से 90 साल से हमारे पूर्वज का भी अभी पढ़ा नहीं मैंने, इसको अंदाजा बता रहा हूँ, जरूर होगा। अफसोस की बात यह है कि इस देश में 5000 साल मनुस्मृति का राज रहा, एक गैर बराबरी का राज रहा, जहां कुछ लोगों ने खुद को जातीय अग्रणी बता करके सारी व्यवस्था को अपने इर्द गिर्द रखा। जहां वो वर्ग जिसका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ, जहां जिसकी बेटे को उनके सामने उठाया गया, जहां बुजुर्गों को सामने पीटा गया, जहां जब जब उनको मौका मिला उन्होंने भरपूर अन्याय अत्याचार किया, लेकिन वो वर्ग ना जाने क्यों चुपचाप इस बात को सहता रहा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मेरे मुझसे दो पीढ़ी या 3 पीढ़ी पहले लोग लड़े, क्योंकि उनको लड़ना, उनके पूर्वजों को लड़ना शुरू कर देना चाहिए था। अब मैं ये कहता हूं, हो सकता है मेरी बात समझ ना आई हो कि जिन लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार इतने 1000 साल रहा, उन्होंने इतनी देर से लड़ना शुरू क्यों किया? चलिए मानते अधिकार नहीं थे, फिर भी कुछ लोग पैदा हुए, छत्रपति साहू जी महाराज पैदा हुए, तथागत बुद्ध पैदा हुए, गुरु रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, तमाम संत पैदा हुए। उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कहा कि अब ये गैर बराबरी की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने अधिकार लेकर रहेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज आए, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब आए, बाबा साहब अंबेडकर आए और सारे आंदोलन को लिखित कर गए, कह गए